हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए बात कर रहे थे हम दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन की जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, जिनमें हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है दोस्तों वो है सेक्शन 194 O. After section 194 and income tax of the income tax, the following section shall be inserted with effect from 1st October 2020. तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194 O. क्या कहता है ये सेक्शन, अब इस बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन। दो सेक्शन की मैंने आपसे बात की है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 2061H। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 2061H, जो कि हमारा एप्लीकेबल होने वाला है दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से। तो ये दो जो हमारे सेक्शन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि सेक्शन 2061H मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगी। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, सेल पर अब आपका नया नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2020 से लगने वाला है। क्या है ये नया नियम, जल्दी से हम जान लेते हैं। आपको जल्दी से मैं ब्रीफ कर देती हूँ। तो किन के लिए है पहले हम जानेंगे दोस्तों। ये जो नया सेक्शन है ये उन सेलर के लिए है, उन सभी सेलर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। कौन से साल का टर्नओवर यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। अगर आपका टर्नओवर, आपकी ग्रोस रिसीप्ट, आपकी टोटल सेल अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से हम एक बार रीड कर लेते हैं। सेलर मीन अ पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रोस रिसीप्ट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का टर्नओवर यहाँ पे देखा गया है। तो अब समझ में आ गया कि किसके लिए ये सेक्शन है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है दोस्तों। ये कहता है कि अगर आपका पिछले साल, अगर आप सेलर हैं, आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको TCS कलेक्ट करना होगा अपने बायर से। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन प्रीवियस ईयर अदर देन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1F 1G एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट कलेक्ट फ्रॉम द बायर एंड सम इक्वल टू 0.1%। तो अगर आप रिसीव कर रहे हैं कंसीडरेशन 50 लाख से ज़्यादा की तो आप अपने बायर से 0.1% TCS कलेक्ट करेंगे। तो आपको क्लियर है किन सेलर के लिए है। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप किसी बायर से, सिंगल बायर से एक ईयर के अंदर 50 लाख से ज़्यादा की अगर कंसीडरेशन रिसीव करते हैं तो आप उस पर 0.1% TCS कलेक्ट करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किस अमाउंट पर ये 0.1% TCS कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है अगर 50,000 से ज़्यादा आप कलेक्ट करेंगे, 50 लाख से ज़्यादा अगर आप करेंगे, तो मान लीजिए अगर आप 70 लाख कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर 50 लाख से ज़्यादा कितना कर रहे हैं, 20 लाख, 70 - 50, यानी कि 50 लाख से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उस पर आप TCS कलेक्ट करेंगे 0.1%। तो यहाँ तक आपको सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। हालांकि इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने मिस कर दी है तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हमने बात करी कि आपको कलेक्ट करना है TCS 0.1%। अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताई गई हैं कि दोस्तों अगर आप अपना पैन नंबर, बीइंग अ बायर, आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर सेलर को नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो फिर आपका जो TCS है वो 1% के रेट से काटा जाएगा। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है। अब provided further that provision of this section shall not apply if the buyer is liable to deduct taxable resource under any provision of the act। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपका किसी और प्रोविज़न के अंदर, किसी और सेक्शन के अंदर TDS डिडक्ट हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे TCS कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप आपका किसी और सेक्शन के अंदर TDS डिडक्ट किया जा रहा है या टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है तो फिर आप यहाँ पे TCS कलेक्ट नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, आपको ध्यान रखनी है। ये सेक्शन इसलिए आपके साथ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि अगर आपके भी ऐसी कोई बायर्स हैं जहाँ पे ये कंसीडरेशन आपकी नॉर्मली हो जाती है, तो आपको उन बायर्स को अब से अलग रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको अब TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है बायर मीन अ पर्सन हु परचेज एनी गुड बट डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे किन के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इंडिया और एनी पर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा या कोई कंडीशंस लगा करके जो है एग्जम्प्ट किया है, तो उन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ब्रीफ कर दिया है मैंने आपको सेक्शन की सेल पर। आपका ये जो सेक्शन है वो अब से लगने वाला है 1 अक्टूबर 2020 से। अब बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो हमारा है 194O। काफ़ी सारे सेक्शंस हैं दोस्तों जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलिए 194O की हम बात कर रहे थे। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से कोई सेल कर रही हैं, तो अब 1 अक्टूबर 2020 से सच ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा जो फ्लिपकार्ट होगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोट टू अकाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट इनकम टैक्स एट रेट ऑफ 1%। तो अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है, अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई सेल कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट होगा वो आपकी को जो पेमेंट करेगा 1% TDS डिडक्ट करेगा। कब करेगा? या तो वो अपनी बुक्स में आपके नाम पे वो पेमेंट को चढ़ाएगा, उस टाइम करेगा, या फिर वो जब आपके अकाउंट में वो पेमेंट को क्रेडिट करेगा, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले होगा वो आपका 1% TDS डिडक्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है यहाँ पे ये सेक्शन कि क्या कहता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है नो डिडक्शन under subsection 1 shall be made from any sum credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year to account of e-commerce participant being an individual or HUF। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दी गई है। जैसे पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि किसके ऊपर वो सेक्शन अप्लाई हो रहा था, जिसका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो सेम यहाँ पे भी कुछ रिलीफ आपको दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? अगर आप ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है एज एन इंडिविजुअल और HUF where the gross amount of such sale or service or both during the previous year does not exceed 5 लाख रुपीज़, और आपकी जो सेल है वो 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, यानी कि आप 5 लाख से ज़्यादा का माल वहाँ पे नहीं बेचते हैं, being an individual or HUF, and such e-commerce participant has furnished his PAN number or the आधार नंबर टू e-commerce operator, और आपने अपना पैन या आधार उस e-commerce ऑपरेटर को प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो दोस्तों आप पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, तो आपका 1% जो TDS है वो नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आपने देख ली है, जो एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है। नाउ notwithstanding anything contained in part B of this chapter, a transaction in respect of tax has been deducted by e-commerce operator under subsection 1 or which is not liable to deduction under subsection 2 shall not be liable to TDS at any other provision of this chapter। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पे एक बार TDS डिडक्ट हो गया है तो फिर कहीं और आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। इफ़ एनी difficulty arising in giving effect to the provision, the board may with the approval of central government issue guideline for the purpose of removing of difficulty। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस सेक्शन को अप्लाई करने में, तो बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से उस डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकता है। तो ये 2 सेक्शन हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं।